वेलकम बैक। इस चैप्टर में हम स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट पार्ट, और इसमें हमें देखना है फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस। देखिए, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? वो चेंजेस जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। मतलब वो सभी चेंजेस फिजिकल चेंज कहलाते हैं जिसमें नए सब्सटेंस नहीं बन रहे हैं। जैसे अगर हमने मान लीजिए, हम अगर एक एग्जांपल लें, अगर हम आइस का एक ब्लॉक लें और उसे वो मेल्ट करें तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। इसमें क्या हुआ? बस स्टेट चेंज हुआ, है ना। ये इसमें क्या हुआ? बस स्टेट चेंज हुआ, ना कि इसमें कोई नया प्रोडक्ट बना, है ना। या फिजिकल चेंजेस ये भी होता है कि वो चेंजेस जिसमें एज ए रिजल्ट नया सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं, वो फिजिकल चेंजेस होते हैं। या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, वो चेंजेस जिसमें केवल उसके शेप, साइज और कलर में चेंज आ रहा है, वो फिजिकल चेंजेस कहलाते हैं। जैसे एक सेकंड एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है। अगर हम एक बॉटल को ब्रेक करते हैं तो क्या होता है? वो अगर वो कांच का बॉटल है तो जब हम उसे ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? ग्लास में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये वो चेंजेस जिसमें कोई न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है, वो फिजिकल चेंजेस कहलाते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, ब्रेकिंग, क्रशिंग, कटिंग एंड बेंडिंग। ये सभी क्या है? ये सभी फिजिकल चेंजेस है। क्यों फिजिकल चेंजेस है? क्योंकि ये जो भी प्रोसेस हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है? आपको नया प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। अगर किसी चीज़ को मेल्ट करोगे तो मेल्ट होने के बाद भी प्रॉपर्टी वो पहले वाले ही शो करेगा, है ना। जैसे हमने आइस को मेल्ट किया तो वाटर में कन्वर्ट हो गया। जो आइस की प्रॉपर्टी, जो आइस का टेस्ट था, आइस का प्रॉपर्टी था, वही वाटर की भी होगी। इसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हो रहा है ना। तो वो सभी चेंजेस फिजिकल चेंजेस कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं केमिकल चेंजेस की। केमिकल चेंजेस वो सभी चेंजेस जिसमें क्या न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, वो केमिकल चेंजेस कहलाते हैं, है ना। जैसे क्या है? अगर हमने आयरन को छोड़ा एटमॉस्फेयर में, आयरन को हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो वो क्या होगा? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से और जो मॉइस्चर है उससे रिएक्शन करके उस पर रस्ट हो जाता है। जैसे हम कॉपर की बात करें तो वो भी क्या होता है? उस पर रस्ट हो जाता है, ग्रीन कलर उस पर आ जाता है ना। ऐसे ही जैसे जो सिल्वर की जो हम ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, ज्वेलरीज पहनते हैं, वो रिएक्शन होते होते उसका कलर डल हो जाता है। तो ये सभी क्या है? ये केमिकल चेंजेस है। जैसे ऑटम सीजन में जो ट्री लीव्स होती हैं, उनके कलर चेंज हो जाते हैं, ये भी फिजिकल चेंजेस है ना। तो ये सभी चेंजेस, इसमें क्या हो रहा है? एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो ये सभी जो चेंजेस मैंने आपको बताए कि वो चेंजेस जिसमें नए प्रोडक्ट, नए सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो केमिकल चेंजेस कहलाते हैं, है ना। ये कई बार आप देखते हैं कि जब हम एप्पल को कट करते हैं तो वो क्या होता है? उसका कलर चेंज हो जाता है। कुछ टाइम बाद जब उसे हम फ्री छोड़ते हैं तो वो ब्राउनिश हो जाता है। तो ये भी केमिकल चेंजेस है। मतलब वो चेंजेस जिसमें न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम अब आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं फिजिकल केमिकल चेंजेस हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं अलॉयस की, है ना। अलॉय क्या होता है? तो अलॉय एक मिक्सचर होता है ना। यहाँ पे हम देख सकते हैं, अ मटेरियल दैट हैज अ मेटेलिक प्रॉपर्टी एंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 or more chemical elements of which at least one is a metal, है ना। इन्होंने बताया कि एक अलॉय वो होता है जिसमें मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है और वो 2 या एक फिक्स कंपोजिशन में 2 या मोर देन एलिमेंट उसमें होते हैं और एटलीस्ट 1 उसमें मेटल होना चाहिए, उसे हम कहते हैं अलॉयस, है ना। और ये अलॉयस क्या है? तो अलॉय मिक्सचर में आएगा, है ना। यहाँ पे लिखा जा रहा है दिस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू द कंपोनेंट बाय द फिजिकल मेथड, है ना। जो अलॉयस होते हैं फिजिकल मेथड से इनके कंपोनेंट में चेंज नहीं किए जा सकते हैं। फिजिकल मेथड से जो अलग अलग एलिमेंट्स से
उसे बदला नहीं जा सकता है। नेक्स्ट बताया जा रहा है देयर आर कंसिडरेबल एज अ मिक्सचर बिकॉज दिस शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स एंड कैन हैव वैल्यूएबल कॉम्पोजिशंस। बताया जा रहा है कि ये मिक्सचर की प्रॉपर्टी शो करते हैं, जो मैंने आपको वैसे ही बताया, पहले ही बताया। और ये मिक्सचर की प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, क्योंकि इसमें जब फिक्स रेशियो में 2 और मोर देन 2 एलिमेंट होते हैं तो वो सब मिक्स होके एक डिफरेंट प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं। अगर आयरन है तो आयरन की प्रॉपर्टी शो करता है, मैंगनीज है तो मैंगनीज की प्रॉपर्टी शो करता है, निकल है तो अलग प्रॉपर्टी अपनी शो करता है, इसलिए ये मिक्सचर कहलाता है। अब बताया जा रहा है द बेनिफिट ऑफ अलॉय इज दैट यू कैन कंबाइन मेटल दैट यू हैव वेरिंग characteristic to create an end product that is stronger, more flexible or otherwise desirable to the manufacturers। और ये बताया जा रहा है कि alloys जो होते हैं वो हमारे लिए beneficial होते हैं। क्यों? क्योंकि alloy क्या होता है, जब हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट कितना हार्ड बनाना है, कितना सॉफ्ट बनाना है ना, तो उसके लिए क्या होता है, हम कई बार, अब जैसे आपके यूटेंसिल्स हैं, है ना, यूटेंसिल्स हैं वो स्टेनलेस स्टील का होता है, उसमें निकल की परसेंटेज होती है ना, तो वो क्या होता है कि वो रस्ट नहीं पकड़ता है ना। तो ऐसे ही हम अपनी ज़रूरत प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि जो अलॉयस होते हैं, जो मेटल होता है उसमें उसे मिक्सिंग करते हैं दूसरे मेटल्स की, जिससे हम अपने अकॉर्डिंग उसे स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बना सकें, है ना। अब देखिए यहाँ पे इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे शो की जा रही है। देखिए एल्यूमिनियम अलॉय आर एक्सटेंसिवली यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल इंजन पार्ट्स। अब जो एल्यूमिनियम अलॉयस हैं मेनली क्या होता है, वो ऑटोमोबाइल पार्ट्स में शो होता है, मतलब ऑटोमोबाइल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं। क्यों यूज़ होते हैं? क्योंकि ये काफ़ी लाइट वेटेड होते हैं, है ना, ये काफ़ी लाइट वेटेड होते हैं और ये हीट बहुत जल्दी नहीं होते हैं, है ना। फिर बताया जा रहा है कॉपर अलॉय। अब कॉपर अलॉय की बात करें तो कॉपर आपको मालूम है गुड कंडक्टर ऑफ सिल्वर के बाद से कॉपर ही है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो कॉपर कहाँ यूज होगा, तो जो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होंगे, जो थर्मल परफॉर्मर इक्विपमेंट होंगे, गुड कोरोजन रेजिस्टेंट, हाई डक्टाइल एंड द रिलेटिवली लो कॉस्ट, है ना, क्योंकि वो एक्सीलेंट इलेक्ट्रिक एंड द थर्मल परफॉर्मर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, इनके गुड कोरोजन रेजिस्टेंस होते हैं और हाई डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल क्या होता है मैंने आपको बताया था, है ना, एंड रिलेटिवली इनका कॉस्ट काफ़ी कम होता है ना। तो ये सभी प्रोडक्ट ये अलॉयस हैं जो इन्हें यूज़ किया जाता है डिफरेंट वर्किंग्स में। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है स्टेनलेस स्टील अलॉय आर यूज फॉर मेनी कमर्शियल एप्लीकेशन सच एज वॉच, स्ट्रैप्स एंड कटलरी एक्सेट्रा, है ना। वॉच में, स्टेप्स में और कटलरीज जो होते हैं उसमें यूज़ किए जाते हैं। जो टाइटेनियम अलॉय होता है हाई स्ट्रेंथ होता है, इसमें टफ होता है ना, स्टिफनेस होता है एंड आर यूज इन एरोस्पेस स्ट्रक्चर्स। जो एरोस्पेस स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे एरोस्पेस के लिए जो वर्क होता है, जो प्लेन्स बनते हैं या फिर सैटेलाइट रॉकेट्स बनते हैं, तो उसमें टाइटेनियम का यूज़ किया जाता है। और इसी के साथ आपका चैप्टर ये कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल लिखी थी ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। और उसके बाद से हमने इसमें उसी के अंडर में हमने सॉल्यूशन देखे, उसे 3 टाइप से क्लासिफाई किया था, है ना। और सब कुछ इसमें हमने सिस्टमेटिकली कवर किया है, तो आप इसे बार बार रिवाइज करें, है ना। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे लेक्चर के ड्यूरेशन में, आप उसे राइट करने के लिए ट्राई करें। तो चलिए यहाँ पे भी आपको देखिए कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं। वाई शुड बी यूज अलॉयस इंस्टेड ऑफ प्योर मेटल, है ना, आपको पूछा जा रहा है। जस्ट अभी हमने बात किया है कि यार अलॉय को क्या होता है, हम अपने नीड के अकॉर्डिंग सॉफ्ट कर सकते हैं, हार्ड कर सकते हैं, इसलिए हम यूज़ करते हैं जो प्योर मेटल होता है उसके इंस्टेड ऑफ हम अलॉयस को यूज़ करना पसंद करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है स्टेट यूज ऑफ द एल्यूमिनियम
एंड द स्टेनलेस स्टील अलॉयस, और वो पूछ रहा है कि आप एल्युमिनियम, तो अभी हमने जस्ट बात किया था कि एल्युमिनियम का यूज़ ऑटोमोबाइल जो कंपोनेंट होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि ये एक तो लाइट वेटेड होता है और जो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये हाई होता है, तो ये बहुत जल्दी गर्म नहीं होता। और स्टेनलेस स्टील का कहाँ यूज़ है? तो हमने जस्ट अभी बात किया था कि जो स्टेनलेस स्टील है जो कमर्शियल एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे हम बात करें कि वॉच जो बनता है, जो स्ट्रैप्स बनते हैं, कटलरी जो बर्तन्स बनते हैं, इन सभी चीज़ों में स्टेनलेस स्टील का यूज़ होता है। चलिए, ये तो दो क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं, आपको राइट करना है। अब देखिए यहाँ से आपके बुकिस क्वेश्चन है, जो आपकी एक्सरसाइज है वो है यहाँ पे 1 मार्क्स क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन दिख रहे हैं। What are mean by the pure substance? What is mean by the mass percentage of solution? Name of the process of the separation of the miscible liquid को सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं वो कौन सा है? तो ये आप बताइएगा। इसे बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द पार्टिकल्स, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन इन द कोलाइड्स, है ना। ये सब हमने अच्छे से पढ़ा था। गिव एन एग्जांपल ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन इन विच गैस इज डिसॉल्व, ये क्वेश्चन ऊपर भी आपको आया था। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द डिस्पर्जन्स मीडियम एंड द डिस्पर्स्ड फेज इन द वाइट मटेरियल इनसाइड एन एग, है ना। ये डिस्पर्स क्या होता है, डिस्पर्जन क्या होता है और डिस्पर्स मीडियम क्या होता है, ये भी हमने बात किया था। व्हाट हैपन व्हेन हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कूल्ड, हॉट जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा जब वो धीरे धीरे ठंडा होगा तो क्या होगा, है ना। ये आपको बताना है। हमने अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड को हमने डिस्कस किया था। अब ये आपको बताना है कि जब एक हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा किया जाए, कूल किया जाए तो क्या होगा, है ना। फिर बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ वुड यू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर, चॉक और वाटर के मिक्सचर को कैसे सेपरेट करेंगे। 9th क्वेश्चन है, हाउ मच water should be added to 15 gram of a salt to obtain 15% salt solution, है ना। ये आपको बताना है। ऊपर हमने टू टाइप के पढ़े थे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उसी पे बेस्ट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स में बोला जा रहा है, व्हाट टाइप ऑफ द मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे 2 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन हैं, आपको दिख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इन द कैटेगरीज ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, आइस, मिल्क, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड, मर्क्यूरी, ब्रेक वुड। कुछ यहाँ पे आपको मटेरियल्स दिए हुए हैं, आपको बताना है विच आर ऑफ दिस आर प्योर। Question number 2 is, what do you understand by the saturated solution and unsaturated solution? We have discussed in very good manners, so you can write this answer very clearly in your copies. Question number 3 is, what do you observe when sunlight passes through a dense forest? Means you have to write here your observation when a sunlight passes through a dense forest. So what do you observe there? So for the hint I am saying to you, you can watch the Tyndall effect, and in previous video you watch what is the Tyndall effect, and if you have learned, so revise first and then write answer for the question. Question number 4 is, list 2 points of differences between homogeneous and heterogeneous mixture. You have to write only two differences between homogeneous and heterogeneous mixture. You may write many of the differences between homogeneous and heterogeneous mixture if you watch the video carefully and revise the lecture many times. So you can write many of the differences between the homogeneous and the heterogeneous mixture. At question number 5 we are reading here, state the difference between
aqueous and the non-aqueous solution. Firstly, you should know what is the aqueous and what is the non-aqueous solution, and if you know, so you can write the differences here. What is the difference, basic difference between aqueous and the non-aqueous solution? Just previous video we have to discuss this, topic, aqueous and the non-aqueous solution. And the question number 6 is here: which of the following will show Tyndall effect and why? And some examples are given here. You can write which of these can show Tyndall effect. Firstly, you should know what is the Tyndall effect, and if you know, you can describe in very good manner. So you can write in given 4 option which can show Tyndall effects. First option is salt solution. Can salt solution show the Tyndall effect? Second, milk. Third, copper sulfate solution. And the fourth, starch solution. Okay, so now we are moving from the next questions. Question number 7: how can we obtain pure copper sulfate from an impure sample? Copper sulfate we have to find here copper sulfate, and how we obtain pure copper sulfate from an impure sample? We have to find pure copper sulfate from in an impure sample. So right, how can we find pure copper sulfate from impure solution? Then question number 8 is give 2 differences between the compound and the mixture. You have to write 2 differences here. Question number 9: why is hydrogen considered as the element? Give 2 reasons. And the 10th is why water is a compound and not a mixture. Why water is a compound and not a mixture, we have to discuss this in the previous videos. 3 markers question. You can look, some questions are written here. Question number first is classify the following into elements, compound, and the mixture. Some options are given. You have to classify in which element, compound, and the mixture. Question number 2: give any 2 application of the centrifugation. During the lecture I tell you many of the applications of the centrifugation. So you have to write only 2 applications of the centrifugation. Question number 3: which of the following is a chemical change? And here you have to give some options in which you have to select which are the chemical changes, like growth of the plant, rusting of iron, mixing of iron, filling and the sand, cooking of food, digestion of the food, freezing of water, and the burning of a candle. So which are the physical changes? Many of in given option, many options are the physical changes. You have to classify here which are the physical changes. Question number 4 is state the difference between the simple distillation and the fractional distillation. I have told what is the simple distillation and what is the fractional distillation. So you have to write. If you don't remind, so please watch previous videos and write answer. Try to write answer for the question. Question number 5 is a solution contain 40 ml of the ethanol mixed with 100 ml of the water. Calculate the concentration in the term of the volume by the volume percentage of the solution. So you know that this question is based on the topic concentration of solution, in which there were 2 method, mass by mass and mass by volume. So this question is based on the mass by volume. You have to put the formula, put the values in it and calculate. You can find easily the answer. Now we are moving on the question number next question, and the heading is 5 markers question. Here there are some questions written here. Only 5 questions are. First question among 5, first question is what is mean by the Tyndall effect? What is its cause? Illustrate with the example. You have to write here what is a Tyndall effect, and you have to also write the reasons, causes of the Tyndall effect, and you have to give examples. Question number 2: how would you separate the mixtures containing sulfur and the sand? You have to separate mixture of the sulfur and the sand. Which process you will use in that? Next is what is the
crystallization, give its two applications. You have to write two applications of the crystallization. Next is how a solution and how are solution and the suspension different from each other? Solution. Do you know what is the solution and what is the suspension? I told you in the video. Solution क्या होता है, suspension क्या होता है. You have to write differences between both. And the last question is, what do we obtain colored components? Sorry, how do we obtain colored component? Dye from blue, black ink. And it is asking to why we obtain colored components. So you have to write from this. If we dye from blue and the black inks. Okay. So you have you try to write these answers of the questions. And here we have to study something from the chapter: type of the mixture, method of the separation of the mixture, type of the solution, concentration term of the solution, physical and the chemical changes, signification of stars. We all all the topics we have to discuss in this chapter. So revise this chapter again and read books, make your own notes. Okay, so we will meet in your next chapter. Okay, then till then, bye. We will meet again in the next chapter. Bye.